नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो अभी चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों में घिरा, तो अब इस बार उसको सफाई देनी पड़ गई और सफाई देकर उल्टा घिर गया है, क्योंकि वो तमाम आरोप सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के आने के बाद से लगे थे। आपको याद होगा, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद संजय राउत ने एक बड़ा खुलासा किया था और उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि बीजेपी एक बहुत ही पूरी प्लानिंग के साथ हर राज्य में चुनाव कर रही है। हर राज्य में उसने एक अच्छा खासा संख्या में कुछ वोटर बनाए हुए हैं, जिन्हें वो जिस राज्य में उसको जरूरत होती है उन राज्य में पहुंचा देती है और वो उसके लिए यानी बीजेपी के लिए वोट डालते हैं और उसी का नतीजा ये रहता है कि बीजेपी को जीत हासिल हो रही है। जबकि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि बीजेपी हारने वाली है या बीजेपी इस बार इतना अच्छा आंकड़ा नहीं छू पाएगी। लेकिन इसके उलट जब नतीजे आते हैं, चाहे वो आप हरियाणा की बात कर लीजिए या महाराष्ट्र की बात कर लीजिए और अभी हाल ही में आए दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, हर जगह नतीजे वो आए जिसकी उम्मीद सपने में भी नहीं थी। खुद बीजेपी को नहीं पता था कि वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर देगी। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के समर्थक हैरान थे। और महाराष्ट्र में तो ये मुद्दा और ज्यादा गरमाया, क्योंकि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आने वाली है। और खासकर अभी लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें जिस तरह से एमबीए का प्रदर्शन रहा था, उसने ये साफ इशारा कर दिया था कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जीत एमबीए की होगी, ना कि एनडीए की। और खासकर खुद देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक बयान में यह कहा था कि जमीनी स्तर पर बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है कि अकेले के बलबूते पर सरकार बना ले, इसलिए सहयोगियों की उसको जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी जो कि 2 अंकों पर सिमटने वाली थी, वो 3 अंकों का आंकड़ा छू लेती है। और आज ये हालात हैं बीजेपी के कि वो चाहे तो अकेले बलबूते पर सरकार बना लेगी, बस उसे थोड़ी सी तिकड़म लगानी। और तिकड़म लगाने में बीजेपी कितनी माहिर है ये तो आरोप उस पर लगते ही रहते हैं और ये कई बार देखा भी गया है कि वो कैसे अपने सहयोगियों को कमजोर करती है। खैर, फिलहाल बात करते हैं चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी का साथ देता है, उसके सहारे से बीजेपी जीत रही है हर राज्य में, उन आरोपों पर मोहर एक बार फिर लग गई। और अब जिस तरह से चुनाव आयोग की सफाई आई है, उसने ये बता दिया कि कुछ ना कुछ धांधली वोटर लिस्ट को लेकर तो हो ही रही है। और अभी जब पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं, उसको लेकर अभी से तैयारियों में लग गई हैं। बीजेपी भी लगी हुई है, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी भी लगी हुई है। और उसके बीच में ममता बनर्जी जो कि सीएम है पश्चिम बंगाल की, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था, एक बड़ा खुलासा किया था कि कैसे यहां पर वोटर्स लाए जा रहे हैं और उन वोटर्स के किस तरह से नाम जोड़े जा रहे हैं। ये आरोप लगातार लग रहे थे और अब खुद जब चुनाव आयोग पर ये आरोप लगे और पश्चिम बंगाल की सीएम ने ये आरोप लगाए, तो अब उस पर कुछ सफाई आई है, जिसको लेकर मैं अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगी कि क्या कुछ है पूरा मामला, कैसे चुनाव आयोग अपनी सफाई देने में घिर गया है और क्या खुलासा हो गया है। यानी जो महाराष्ट्र में आरोप लगे या पश्चिम बंगाल में जो आरोप लगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जो आरोप लगे, उन आरोपों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है चुनाव आयोग के जवाब आने के बाद से। देखिए अंशिता, चुनाव आयोग को सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा है और सारे आरोपों की उसने एक तरीके से पुष्टि कर दी है कि वो आरोप सही हैं, चूंकि उसने वो सारी बातें मान ली हैं जो उस पर आरोप लगाए जा रहे थे कि डुप्लीकेट नंबर जो इशू किए जा रहे हैं। और लेकिन उसमें उसने सफाई दी है कि जो डुप्लीकेट नंबर क्यों हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है अंशिता कि जैसे आपने बताया कि संजय राउत ने और राहुल गांधी ने और सुप्रिया सुले ने जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ये आरोप लगाया था कि एक ही एपिक नंबर पर कई मतदाता बना दिए गए। इस तरीके के आरोप लगाए गए थे और एक ही घर में कई मतदाता बना दिए गए। एक बिल्डिंग में ही 7000 मतदाता जो है वो जोड़ दिए गए। इस तरीके के आरोप लगाए थे और ये कहा था कि आप हमको जो है वो वोटर लिस्ट दीजिए एक्सेल शीट में, और वो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। इसको लेकर जो थे काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए गए थे। और संजय राउत ने यह भी कह दिया था कि जो महाराष्ट्र में 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए, यही मतदाता अब दिल्ली में पहुँच गए और दिल्ली से बिहार जाएंगे और बिहार से फिर उत्तर प्रदेश जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। तो अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी, उन्होंने पार्टी की बैठक में ये खुलकर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से बंगाल में ये खेल करना शुरू कर दिया है।
असली मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, हरियाणा और गुजरात और उत्तर प्रदेश से नाम वहाँ जोड़े जा रहे हैं, ये उनका आरोप था। और ये आरोप भी उन्होंने लगाया कि एक ही एपिक नंबर पे जो है कई जो नाम जो है जोड़े जा रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया था। तो उनका था कि एक ही एपिक नंबर पे कैसे कई नाम ये आ सकते हैं। और यही आरोप जो था वो आम आदमी पार्टी ने भी लगाया कि एक ही एपिक नंबर पे कई जो थे वो नाम जोड़े गए थे। तो इसको लेकर अब चुनाव आयोग ने एक अपना स्पष्टीकरण आज जारी किया अंशिता, और इस स्पष्टीकरण जो है उसमें ये कहा गया है कि अलग अलग राज्यों में मतदाताओं के पास एक ही एपिक नंबर हो सकता है, लेकिन उनके नामित मतदान केंद्र सहित उनके अन्य विवरण अलग अलग होते हैं। ये उसने सफाई दी है चुनाव आयोग ने। और ये भी कहा है कि इस समस्या के लिए जो है ERONE की प्लेटफॉर्म है कोई, जिस पे वो काम करते हैं, कि उसका जो है वो मैनुअल प्रणाली जो है उसकी वजह से ये दिक्कतें आई हैं, तो उसकी ये आया है। और ये कहा है कि इस समस्या को हल करने के लिए चुनाव आयोग सभी पंजीकृत मतदाताओं के लिए अद्वितीय यानी यूनिक एपिक नंबर सुनिश्चित करेगा, और इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ERONE 2.0 प्लेटफॉर्म जो है उसको अपडेट करेगा। ये उसकी तरफ से जो है वो सफाई आई है। अब एपिक नंबरों का दोहराव का कारण क्या है, तो उसके बारे में स्पष्ट किया है चुनाव आयोग ने कि एपिक नंबरों का दोहराव सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाता सूची डाटाबेस को एरोनेट प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने से पहले एक विकेंद्रीकृत और मैनुअल तंत्र का पालन करने के कारण हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के CEO कार्यालयों ने एक ही एपिक अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला का उपयोग किया, जिससे विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को डुप्लीकेट एपिक नंबर आवंटित किए जाने की संभावना बढ़ गई। यानी अब यहाँ उसने ये बात स्वीकार कर ली कि एक ही एपिक नंबर पर कई राज्यों में मतदाता जोड़े गए हैं, जबकि ये यूनिक नंबर होता है। जैसे आधार कार्ड किसी का दो आधार मतलब एक यूनिक आईडी है, जिस तरीके से इसी तरीके से वोटर आईडी कार्ड है तो उसकी भी यूनिक आईडी है, तो ये नहीं हो सकती। पैन कार्ड किसी एक व्यक्ति का एक होगा, दो नहीं हो सकते पैन कार्ड, और एक पैन कार्ड पे दो लोग नहीं हो सकते। तो ये होता है। इसको उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये गड़बड़ियाँ हैं, अपने स्पष्टीकरण में ही चुनाव आयोग स्वीकार कर रहा है। इसी तरीके से कि इसको क्या कदम उठाए जाएंगे इसको ठीक करने के लिए, तो उसका तर्क है कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठा रहा है कि सभी पंजीकृत मतदाताओं के पास यूनिक एपिक नंबर हो। उसके लिए डुप्लीकेट एपिक नंबरों को ठीक करना, यानी डुप्लीकेट एपिक नंबर के किसी भी मामले को एक यूनिक एपिक नंबर आवंटित करके ठीक किया जाएगा। अब किया जाएगा, ये कहना है जब चोरी पकड़ी गई है साफ तौर पर। और एरोनेट 2.0 प्लेटफॉर्म जो है उसको अपडेट किया जाएगा, और यूनिक एपिक नंबर सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में इसको अपडेट किया जाएगा। ये उनका तर्क है। कुल मिला के जो उनकी विज्ञप्ति है उसमें ये बातें कही गई हैं अंशिता। यानी बिहार विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और जो अगले साल की शुरुआत में जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले विपक्ष के हाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा लगा है, और विपक्ष जो बात बार बार दोहरा रहा था कि कहीं ना कहीं कोई धांधली हो रही है और उसके जरिए बीजेपी चुनाव जीत रही है। यानी साफ है कि बीजेपी चुनाव जो जीत रही है वो धांधली करके जीत रही है, और उसमें चुनाव आयोग का साथ उसको मिल रहा है। और वो बात अभी साफ और भी खुलासा भी हो गया उसका, जिस तरह से ये सफाई आई है। और अब इस पर काम होगा या नहीं होगा ये तो देखने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा बड़ा है कि चुनाव आयोग के अंदर इतनी बड़ी धांधली चल रही थी, और कैसे जिसके चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी बनती है निष्पक्ष चुनाव कराने की, लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी जिस चुनाव आयोग की बनती है, वो चुनाव आयोग के निगरानी के अंदर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। अब ये गलती हुई है या ये जानबूझ के किया गया है, वो तो विपक्ष बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, हर मुद्दे पर हर मोर्चे पर चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है। और क्योंकि चुनाव आयोग वाला मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, और सुप्रीम कोर्ट से लगातार सख्ती दिखाई दे रही है चुनाव आयोग को लेकर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहा है, जिस तरह से तल्खी दिखा रहा है, टिप्पणियां कर रहा है, उससे लेकर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से शायद पश्चिम बंगाल की सीएम ने जब इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने भी वही बात दोहराई जो संजय राउत ने दोहराई थी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले। संजय राउत, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन संजय राउत ने ये बात दोहराई थी कि कुछ वोटर्स हैं जिन्हें इधर से उधर किया जाता है। यानी जब हरियाणा में उनकी जरूरत होती है तो उन्हें हरियाणा ले जाया जाता है, जब महाराष्ट्र में उनकी जरूरत होती है तो महाराष्ट्र ले जाया जाता है, जब दिल्ली में उनकी जरूरत है तो दिल्ली ले जाया जाता है। और वो जो पर्टिकुलरली एक संख्या है वो ही बीजेपी के पक्ष में
वोट डालते हैं और उसी से ही सारे नतीजे बदल जाते हैं। और अब उन आरोपों को जब एक तरह से बढ़ाया सीएम ममता बनर्जी ने, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी वोटर लिस्ट में धांधली के मुद्दे को तेजी से उठाया गया था विपक्ष की तरफ से, और उस मुद्दे पर अभी चर्चा चली रही है। उस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने बहुत ज्यादा सफाई नहीं दी और इसके बाद अब एक और मामला सामने निकल कर आया और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने भी वही बात जब दोहराई तो अब मजबूरन कह सकते हैं कि चुनाव आयोग को ये जवाब देना पड़ा। बिल्कुल अंशिता, मजबूरन चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ा है। और देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि चुनाव आयोग जो कह रहा है वो ये कह रहा है, चुनाव आयोग अंशिता, कि जो सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट आई हमने उनका संज्ञान लिया और उसके बाद फिर हमने ये पाया। अगर सोशल मीडिया पर ये पोस्ट नहीं आती तो आप भी संज्ञान लेते नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब जब आपकी चोरी पकड़ी गई है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आना शुरू हो गई, तब आपने इसका संज्ञान लिया। अगर आपकी इसमें मंशा ठीक है, ये भी मान लिया जाए कि आपने कोई हेराफेरी नहीं की है और विपक्ष के आरोप गलत हैं कि चुनाव आयोग ने हेराफेरी की है, अगर ये सच भी मान लिया जाए कि विपक्ष के आरोप गलत हैं और आप पाक साफ हैं, तो आपने अपने आप संज्ञान क्यों नहीं लिया? निष्पक्ष मतदान कराना, स्वतंत्र और पारदर्शी मतदान कराना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी मतदान का पहला चरण जो है वो वोटर लिस्टों का बनना है। तो वोटर लिस्ट बनने की प्रक्रिया में अगर गड़बड़ी हो रही है, एक ही एपिक नंबर पे कई मतदाता जोड़े जा रहे हैं, तो ये किस तरीके से हो रहे हैं? अब आपने तो कह दिया साहब 2 राज्यों में अलग अलग मतदाता होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो 2 राज्यों के अलग अलग मतदाता 2 जगह जाके वोट डाल सकते हैं। फिर ये कैसे ठीक होगा? आपने कह दिया है कि एक ही एपिक नंबर पे अलग अलग है, तो 2 राज्यों में हो सकते हैं, तो ये इसका मतलब वो गड़बड़ी कर सकते हैं, जाके कर सकते हैं। तो ये जिस तरीके से है, तो ये आपने तब पकड़ा है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की बाइट भी हम लोग सुन सकते हैं, हालांकि वो बांग्ला में तो थोड़ा सा उसका एक अंश जो है 30 सेकंड का हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, हम पहले ममता बनर्जी को सुनेंगे क्या कुछ कह रही हैं। हालांकि वो बांग्ला में, जैसे कि अमलेंदु जी आप कह ही रहे हैं, लेकिन उस पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उसको सुनते हैं। बीजेपी नतून काज ऑपरेशन शुनुन, ওরা একটা এজেন্সি পাঠিয়েছে বাংলায়, অ্যাসোসিয়েশন অফ বিলিয়ন মাইন্ডস বলে একটা কোম্পানি আছে এবং কোম্পানি ইন্ডিয়া 360 সাবসিডিয়ারি নামে এখানে ওদের অনেক লোক পাঠিয়েছে, এজেন্সি খুলেছে। তারা কি করেছে জানেন? ডেটা অপারেটরদের কাছে কাছে গিয়ে কিছু এআরওকে সাথে নিয়ে, যদিও ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে থাকে ভোটার লিস্ট তোলা, এদের অনলাইনের কারসাজিটা আপনাদের আমি দেখাচ্ছি। ফিল্ড সার্ভে করেনি, বাংলার লোক যাতে ভোট দিতে না পারে একই এপিক কার্ডে বাইরের লোকের নাম তুলেছে। তার মানে বাংলার লোকটা যখন ভোট দিতে যাবে তার ভোটটা বাইরে থেকে এসে সে দিয়ে দেবে। तो अभी हम ममता बनर्जी को सुन रहे थे और वो अभी से ये देखा जा रहा है कि ईवीएम वाले मुद्दे को लेकर या चुनाव आयोग में धांधली, चुनाव आयोग की तरफ से जो धांधली की जा रही है उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दी और उसी का नतीजा ये रहा कि चुनाव आयोग को आगे आकर सफाई देनी पड़ी। साफ साफ उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने अपने बयान में, हम बता देते हैं दर्शकों को क्योंकि वो बंगाली में बयान था, तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि इसी तरह से धांधली हो रही है। हरियाणा के लोगों को बिहार लाया जा रहा है, बिहार के लोगों को बंगाल ले जाया जा रहा है, बंगाल के लोगों को महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कुछ एक पर्टिकुलर संख्या है जिन वोटर्स को एक तरह से फ्लोटिंग भी कह सकते हैं कि वोटर के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस राज्य में जहां कमी दिख रही होती है, क्योंकि बीजेपी आंतरिक सर्वे करवाती है, आप सभी जानते हैं इस बात को कि किस तरह से आंतरिक सर्वे कराती है, उसके पास रिपोर्ट पहले से ही आ जाती है और सभी दल वैसे इस तरह के सर्वे कराते हैं। और जैसे ही बीजेपी को ये पता चल जाता है कि इस राज्य में उसकी हालात खराब है या जीतने की उम्मीद बेहद कम है, वहां पर इनको एक्टिव कर दिया जाता है, इन वोटर्स को, और उसी के सहारे से बीजेपी को जीत हासिल हो जाती है। और ये मुद्दा पकड़ में आया महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद, जब अचानक से जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया अचानक से, कुछ मतलब शुरुआत से शाम तक एक अलग था और अचानक के लास्ट के 2 से 3 घंटों में अचानक से वोटिंग परसेंट 2 से 3 घंटों नहीं, 1 मिनट में बढ़ गया। बिल्कुल 1 मिनट में 17 लाख वोट बढ़ गए। और इसको लेकर याचिका भी जो है पड़ी हुई है बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं चुनाव आयोग से कि भाई 1 मिनट में जो किस तरीके से 17 लाख वोट बढ़ गए, उसके लिए एक टोकन जारी होता है कि 1 मिनट से पहले अगर कोई पहुंचता है तो उसको टोकन दिया जाता है। आपने कितने लोगों को टोकन दिए वो दीजिए और किन मतदाताओं को दिए ये दीजिए। तो अब इसमें चोरी पकड़ी जा सकती है
अंशिता, तो इसलिए अब जो है वो बहाने बनाए जा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रकाश अम्बेडकर जो है वो उसमें अधिवक्ता हैं, उसमें उन्होंने खुद बहस की प्रकाश अम्बेडकर ने इसको, बॉम्बे हाई कोर्ट इस पर आदेश जारी कर चुका है। दूसरा जो अंशिता, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उस याचिका में कहा कि भाई 2009 से लेकर 2024 तक की आप हमको मतदाता सूची एक्सेल शीट में दीजिए। ये जो एरोनेट कह रहे हैं, असल गड़बड़ी इस एरोनेट में है। एरोनेट के जरिए ये जो दे रहे हैं उसमें आप मिलान नहीं कर सकते, चूंकि वो एक्सेल शीट में नहीं होता है, और एक्सेल शीट में एक क्वेरी चलाकर आप डुप्लीकेसी पकड़ सकते हैं। तो एक्सेल शीट में इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि वो डुप्लीकेसी पकड़ ली जाएगी, पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जा रहा है। तो यही मांग थी कि आप हमको एक्सेल शीट में दीजिए। उस पर चुनाव आयोग ने कहा कि साहब हम 3 महीने में बताएंगे कि हम इस पर क्या एक्शन लेंगे। यानी दिसंबर 2024 में याचिका पड़ी और उसके बाद वो फरवरी में पहुंचता है अंत में, यानी 2.5 महीना, लगभग 2 महीने से ज़्यादा के समय में, और कहता है कि हम 3 महीने में बताएंगे कि हम इस पर क्या एक्शन लेंगे। ये इस पर गुरदीप सिंह सप्पल जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया अंशिता, और उसको आप जो है बता सकती हैं कि उन्होंने क्या लिखा था उस पर। हालांकि पुराना ट्वीट है लेकिन वो बताया जा सकता है। जी, हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं अमलेंदु जी, और आज फिर क्योंकि ये मामला उठा है दोबारा से, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, और अभी से नहीं, चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में, और चुनाव आयोग को जो ये सफाई देनी पड़ी है इसके पीछे की एक बड़ी वजह यही है कि अब पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग की पोल खोल रहा है। तो पहले गुरदीप सिंह सप्पल का मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुना देती हूं। उन्होंने लिखा कि फाइल कॉपी पेस्ट करने के लिए 3 महीने, और चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को कहा है कि कांग्रेस को वोटर लिस्ट का डेटा देने का फैसला वो 3 महीने में करेगा। करीब 3 महीने पहले कांग्रेस ने 2009 से अब तक की हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का डेटा मांगा था। चुनाव आयोग ने कहा है कि तुतलाना ये लॉजिस्टिकली संभव नहीं है। क्यों? सभी वोटर लिस्ट का डेटा चुनाव आयोग के सर्वर में है, उसमें कोई बदलाव करना नहीं है, कोई विश्लेषण करना नहीं है। इनके प्रिंट आयोग पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में दे चुका है। कुछ डेटा फाइल को कॉपी और पेस्ट करके देना है, इसमें क्या लॉजिस्टिकल चुनौती है? ये बड़ा सवाल उन्होंने पूछा था कि आखिर कॉपी पेस्ट करने में 3 महीने और कैसे लग सकते हैं। 3 महीने पहले कांग्रेस ने एक मांग की थी, पहले ही उसको 3 महीने हो चुके हैं, और अब चुनाव आयोग ने 3 महीने का समय और मांग लिया। ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ हेरा फेरी करने के लिए समय मांगा गया। ये ही कहना चाह रहे हैं गुरदीप सिंह सप्पल अपने इस बयान के जरिए से। यानी चुनाव आयोग बुरी तरह से विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष उसे घेर रहा है। आपको याद होगा अमलेंदु जी, जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आए थे उस समय भी चुनाव आयोग पर बहुत ज्यादा सवाल उठे थे, धांधली के आरोप लगे थे। खासकर एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा ने कहा था कि कुछ बैटरी जिनमें ज्यादा है, जिन ईवीएम्स में 99% बैटरी है, वहां पर बीजेपी को जीत मिली, यानी कि ईवीएम्स बदली गई हैं, और जिन ईवीएम्स में बैटरी लो है उनमें वहां पर कांग्रेस को जीत मिली है। और इस तरह के तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे। और इसके बाद जब महाराष्ट्र चुनाव होने वाले थे, उससे पहले संजय राउत ने बाकायदा ये बात कही थी कि जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। लेकिन तब तक शायद विपक्ष इस धांधली को नहीं समझ पाया था कि तब तक विपक्ष को सिर्फ ये लगता था अमलेंदु जी कि ईवीएम में धांधली हो रही है, लेकिन यहां तो खेल कुछ और ही चल रहा है। ईवीएम से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल, अगर देखा जाए तो, क्योंकि ईवीएम से फोकस लगा रहा विपक्ष का, और यहां पर वोटर्स ही बढ़ा दिए गए हैं। यहां पर वोटर्स इधर के उधर लाकर खड़े कर दिए गए हैं और वो वोट डाल रहे हैं। यानी ईवीएम में धांधली तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी धांधली तो ये चल रही है वोटर्स को इधर उधर करना। तो विपक्ष इस पर लगा रह गया और उधर महाराष्ट्र में फिर खेल हो गया। लेकिन अब जिस तरह से विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, और विपक्ष ने दिल्ली चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाया, उस विपक्ष के उन मुद्दों को उठाने का नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि शायद अब आगे आने वाले चुनावों में ये धांधली पर कुछ ब्रेक लग सकता है। हाँ, कुछ ब्रेक लग सकता है, वो तो समय बताएगा अंशिता, ब्रेक लग सकता है कि नहीं लग सकता है। लेकिन अब समझ में आया कि 3 महीने का समय वहाँ चुनाव आयोग ने क्यों दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। इसलिए दिया कि चूंकि ये चीज़ सामने आ चुकी थी, उसे मालूम था कि हम अगर एक्सेल शीट में दे देंगे तो ये चोरी पकड़ी जाएगी। अब खुद स्वीकार कर लिया है कि हमने ये कमी पकड़ ली है और इस कमी को हम दूर करेंगे, ये चुनाव आयोग का कहना है, और हम इसको यूनिक एपिक नंबर में बदलेंगे। यानी जब ये काम कर लिया जाएगा अंशिता, वोटर लिस्टों का जब ठीक कर लिया जाएगा, तब उस हाई कोर्ट को कहा जाएगा कि हम ये वोटर लिस्ट दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये गड़बड़ी नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी होगी?
हाई कोर्ट में देने के बाद और कांग्रेस को ये लिस्ट सौंपने के बाद उसके बाद फिर गड़बड़ी की जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? तो यानी चुनाव आयोग पर जो सवाल हैं वो सवाल एक तरीके से सही होते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और विपक्ष के आरोपों को उसने एक तरीके से स्वीकार कर लिया है कि हाँ, वोटर लिस्टों में गड़बड़ियां हुई हैं, एक ही एपिक नंबर पे कई कई मतदाता हैं, ये साफ तौर पर चुनाव आयोग ने अब स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये कहा है कि हम इसको दुरुस्त करेंगे। अब इस पर सौगत राय के बयान को भी सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ बोला है और कैसे फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं और कैसे चुनाव आयोग के खिलाफ अब विपक्ष एक नया मोर्चा खोलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सौगत राय को सुनते हैं। बॉर्डर एरिया में ज्यादा विजिलेंस के लिए हाँ, क्या लगता है आपको कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखा गया कि महाराष्ट्र और दिल्ली में भी वोटर लिस्ट पे गड़बड़ हुआ और बंगाल में हरियाणा के लोगों का नाम बंगाल के लिस्ट में आ रहा है। ये तो बड़ा खतरनाक बात है। गुजरात के लोगों के नाम बंगाल के लिस्ट पे आ रहे हैं। ममता जी इसी बारे में लोगों को सावधान होने को बोला, ये बहुत जरूरी है। 2/3 मेजोरिटी से जीत बोलते हाँ, हैं। 2/3 से ज्यादा भी होने के चांसेस हाँ। है। है तो ममता बनर्जी तो ऐसे ही बोला, 2/3 मेजोरिटी तो है ही है, उससे ज्यादा भी हो सकता। बीजेपी को क्या मैसेज देंगे? तुम्हारा बंगाल में कुछ दाल गलेगा नहीं, बंगाल के बारे में आशा छोड़ दो। तो यहाँ पर अभी हम सौगत राय को सुन रहे थे और सौगत राय का ये बयान पुराना है जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यानी पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मुद्दे को इतनी जोर से उठाया, इतना तेजी से उठाया, या ये भी कह सकते हैं कि एक के बाद एक मामले जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, उन मामलों में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बैकफुट पर है, वो दबता चला जा रहा है। और ये बात साफ है कि ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी विपक्ष खटखटा चुका है और अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, कोई जरिया नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि चुनाव आयोग को ये आगे आकर सफाई देनी पड़ी है। भले ही चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट के उस पर इसने ये संज्ञान लेते हुए ये सफाई दी है, लेकिन सफाई रीजन कोई भी हो सफाई देने का, चाहे वो विपक्ष के आरोप हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में मामले कोटने का डर हो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट हो, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो आरोप संजय राउत ने लगाए थे और संजय राउत के उन आरोपों को सुनकर फिर ममता बनर्जी ने उस बात को जब दोहराया तो ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं कुछ वोटर्स हैं जो महाराष्ट्र में भी वोट डाल रहे हैं, जो हरियाणा में भी वोट डाल रहे हैं, जो दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में वो बिहार में भी वोट डालें और फिर पश्चिम बंगाल में भी वोट डालें। लेकिन अब जिस तरह से सफाई आई है, हालांकि कहा गया है अभी चुनाव आयोग की तरफ से कि इस पर ध्यान देंगे, इस जो ये धांधली चल रही है इस पर रोक लगाएंगे, इसके लिए काम करेंगे। लेकिन ये बड़ा सवाल यहां पर यह कि आखिर ये धांधली अभी तक चल कैसे रही थी अमलेंदु जी? हाँ, बिल्कुल इस पे सवाल है। और आपने रोका क्यों नहीं इसको? जब भाई विपक्ष ने आरोप लगाया तब आप कह रहे हैं कि हमने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को देखा तो हमने इस पे कार्रवाई किया, हमने इसको पकड़ लिया है। तो आपने अब क्यों पकड़ लिया? ये आरोप तो हरियाणा के चुनाव के बाद भी लगे थे। राहुल गांधी ने, पूरी कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा था कि हम ये नतीजे स्वीकार नहीं करते हैं, ये मैन्युफैक्चर्ड नतीजे हैं। महाराष्ट्र के बाद भी फिर यही बात आई कि ये मैन्युफैक्चर्ड नतीजे हैं और दिल्ली को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ये मैन्युफैक्चर्ड नतीजे हैं। यानी जनता ने ना तो हरियाणा में जिताया है बीजेपी को, ना महाराष्ट्र में जिताया है, ना दिल्ली में जिताया है। ये चुनाव आयोग के जरिए चुनाव जीता गया है, ये विपक्ष का आरोप है। और उसको एक तरीके से कहा जाए चुनाव आयोग स्वीकार कर रहा है कि हाँ, ये गलतियां थी, वो हमने गलतियां पकड़ ली हैं, ये कहा जा रहा है। ममता बनर्जी ने तो अंशिता बिल्कुल बाकायदा एक कंपनी का नाम लेकर बताया कि एक कंपनी है वो सारे काम ऑनलाइन कर रही है और डाटा ये मतदाताओं के नाम काटने और जोड़ने के नाम जो है वो कंपनी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको किया, उनका कि हम बाहरी लोगों को यहाँ कब्जा नहीं करने देंगे, हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जिनके नाम यहाँ जोड़े जा रहे हैं। और मैं अगर 26 दिन धरने पर बैठ सकती हूँ तो मैं चुनाव आयोग पर भी धरने पर बैठूंगी। जब ममता बनर्जी का ये वक्तव्य आता है कि हम चुनाव आयोग पर धरने पर बैठेंगे, तब चुनाव आयोग को लगता है कि हो सकता है विपक्ष अब चुनाव आयोग पर धावा बोलना शुरू कर दे और एक जन आंदोलन खड़ा हो जाए चुनाव आयोग की बेईमानियों के खिलाफ। तब जाकर अब इस तरीके की जो है वो आ रही सफाई आ रही है मजबूरी में कि हम डर में जो भी कहा सकता है, या ईमानदारी में ही आ रही हो। ये भी हो सकता है भाई आप नहीं किया हो, आपने गड़बड़ नहीं की हो, दूसरे लोग कर रहे हो, आप उस गड़बड़ी को नहीं पहचान पाए हो, भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ कर रही हो, या कोई कंपनियां लगाई गई हैं वो गड़बड़ी कर रही हो, उन्होंने किसी पार्टी से ठेका ले लिया हो वो कर रही हो। लेकिन ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, इस बात का तो ममता बनर्जी आरोप लगा रही है, उन्होंने बाकायदा एक कंपनी का नाम लिया अंशतः। तो ये सवाल अब चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मसला है और इसमें अब चुनाव आयोग घिरता हुआ फिलहाल नजर आता है।
यानी चुनाव आयोग लगातार सवालों में घिर रहा है और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद जब तैयारी हरियाणा विधानसभा चुनाव की चल रही थी उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ऐसा ही बयान आया था कि 10,000 लोग निकाले जाते हैं वोटर लिस्ट से, काट दिए जाते हैं और 20,000 लोग नए जोड़ दिए जाते हैं। और जब चुनाव आयोग पर ये आरोप लगे थे, लेकिन वहां इत्तेफाक की बात समझिए या कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था। पीएम मोदी, मतलब आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं, जवाब पीएम देते हैं, तो यही कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है या कह सकते हैं कि विपक्ष के उन तमाम आरोपों को पुख्ता कर देता है जिसमें उसका कहना है कि चुनाव आयोग और बीजेपी एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे की ढाल बन रहे हैं। इसी तरह हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद आपको याद होगा एक याचिका लगाई गई थी रिकॉर्डिंग्स को लेकर कि रिकॉर्डिंग्स दी जाए, डेटा दिया जाए, उस पर भी चुनाव आयोग को देना पड़ता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। महमूद प्राचा एडवोकेट जो है उन्होंने याचिका डाली थी कि भाई आप हमको उसकी रिकॉर्डिंग्स दीजिए कि जो मतदान हुआ है उस सब की। तो उस पर फिर चुनाव आयोग चला गया सरकार के पास और कहा कि भाई ये नियम ही अब बदल दो, 1963 का जो नियम है उसको बदल दो और इसमें ये कर दो कि ये हम कुछ भी नहीं दे सकते। उसमें संशोधन कर दिया गया और ये भी उसमें जोड़ दिया गया कि अदालत भी इसको नहीं कह सकती। अब ये अदालत के सामने जब मामला जाएगा तब देखा जाएगा अदालत इसमें कह सकती है कि नहीं कह सकती है, ये देखा जाएगा। लेकिन ये जोड़ दिया गया कि अदालत भी इसमें नहीं कर सकती। तो यानी एक तरीके से चुनाव आयोग खुद बढ़कर जिस तरीके के काम कर रहा है उससे वो एक तरीके से कहा जाए जो विपक्ष के आरोप हैं उनको सही साबित करता हुआ नजर आता है। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी टिप्पणी की थी, हालांकि उस पर उनको नोटिस पहुंच गया अखिलेश यादव को। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग मर चुका है और मैं सफेद कपड़ा लाना भूल गया, वरना मैं इसके ऊपर सफेद कपड़ा डाल देता। तो ये जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप है अंशिता। ये बात अब चुनाव आयोग को समझ में आ रही है कि ये मामला काफी ज्यादा बढ़ सकता है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर ये एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है। शायद ये बात चुनाव आयोग को समझ में आने लगी है। तो इसलिए अब वो जो गड़बड़ियां कह लीजिए, चाहे जो कमियां हैं, उनको दुरुस्त करने की चीजें अब करने की कोशिश की जा रही है अंशिता। बिल्कुल, चुनाव आयोग पर कंट्रोल करना चाह रही है मोदी सरकार, केंद्र सरकार। इस बात का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है उससे पहले ही इतनी जल्दबाजी की गई कि चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर दिया गया। राहुल गांधी ने बाकायदा इस मुद्दे को उठाया भी था कि 40 घंटे बाद ही तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। फिर आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि मैं सिर्फ पहुंचा बैठक में और मुझे सिर्फ इन्फॉर्म किया गया कि ये व्यक्ति है, इस पर मोहर लग चुकी है, क्योंकि वहां पर बहुमत, जाहिर तौर पर बहुमत जो है सरकार के हाथ में था। तो आपको याद होगा राहुल गांधी ने उस बैठक में जाने से पहले भी कहा था कि मैं जाकर करूंगा क्या, बहुमत तो सरकार के पास है, उन्होंने उसी को चुनना है जिसे वो चुनना चाहते हैं, तो मैं वहां जाकर करूंगा। लेकिन फिर भी कमेटी के मेंबर होने के नाते राहुल गांधी उस बैठक में पहुंचे, उन्होंने वहां अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उस आपत्ति के दर्ज कराने का कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार को जिसे चुनना था सरकार ने उसे चुन लिया और अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। 19 मार्च को मुझे लगता है अगली सुनवाई है इसमें और तब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। लेकिन एक बात साफ हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट से लगातार सीधी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है केंद्र सरकार। आमने सामने के हालात बने हुए हैं यहाँ पर और अब चुनाव आयोग को लेकर जो ये बड़ा मामला खुलकर आया है, खुद चुनाव आयोग ने आगे आकर जिस तरह से सफाई दी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर अब चुनाव आयोग ने सफाई क्यों दी, जबकि इससे पहले जब भी बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे थे, चाहे वो वोटर लिस्ट को लेकर हो, चाहे वो ईवीएम में धांधली को लेकर हो, लगातार चुनाव आयोग की तरफ से सारे आरोपों को खारिज किया जा रहा था। जो भाषा होती थी चुनाव आयोग की जवाब देने की, वो ऐसी लगती थी जैसे बीजेपी मुख्यालय में बैठकर उनका लेटर लिखा गया है। वो ऐसी बिल्कुल होती ही नहीं थी कि एक आरटीआई के जरिए से उनको सूचना देना पड़ेगा, जिस तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो चीज नहीं दिख रही थी चुनाव आयोग के जवाबों में। लेकिन अभी जो हाल देखा गया है, जिस तरह से जवाब देना पड़ा है चुनाव आयोग को, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर अब जरूरत क्यों महसूस हुई अमलेंदु जी? हाँ बिल्कुल, आखिर अब महसूस क्यों हुई ये समझ में आ रहा है और ये साफ समझ में आ रहा है चूंकि विपक्ष ने जो आरोप लगाए और ये लगा कि अब विपक्ष पे काम कर रहा है। जब इतनी बातें पकड़ ली गई, ममता बनर्जी ने साफ कहा कि नाम काटे जा रहे हैं, यूपी और बिहार के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं और एपिक नंबर वही रखे जा रहे हैं। यानी एक ही एपिक नंबर पे दो नाम जो है, ये जिस तरह की चीज़ें आई जो संजय राउत ने आरोप लगाया, तो ये समझ में आया कि विपक्ष इसका मतलब तैयारी कर रहा है। उसने कोई दूसरा मेथड अपना के ये फर्जी वाला पकड़ने की कोशिश की है और पकड़ा है, उसको लेके आया है। इस पर आगे और चर्चा करेंगे अमलेंदु जी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी पर एक और केस लगा दिया गया है। यानी जिस तरह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, उनकी तकलीफों को सुन रहे हैं,
उनकी तकलीफों को सुनकर, उनकी परेशानियों को सुनकर उसे संसद में उठा रहे हैं और उन्हीं राहुल गांधी की आवाज को बार बार दबाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें एक के बाद एक कई मामलों में फंसाया जा रहा है। और अब एक और मामला सामने आ गया है और इस बार उन पर फिर से मानहानि का मामला लगा दिया गया है। और क्या कुछ जानकारी आपके पास, अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगी। अंशिता, जानकारी ये है कि एक मानहानि की शिकायत जो हाथरस में दर्ज कराई गई है और आपको याद होगा कि 2020 का वो हाथरस का जो मसला था, एक दलित लड़की का जिसको जला दिया गया था, उस मामले में राहुल गांधी हाथरस गए थे। सीबीआई और कई अन्य एजेंसियों ने इसकी जांच की थी, एसआईटी बनी थी उस पर, और सीबीआई ने 3200 पेज की रिपोर्ट जो है वो पेश की थी और उसके बाद ये मुकदमा चला। उसमें अदालत ने पाया कि ये 3 जो उसमें अभियुक्त थे वो बरी कर दिए गए। चार उसमें जो बरी कर दिए गए और उनके जो थे उनके खिलाफ वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, ये कहा गया। इसके बाद अब उनमें से 3 जो हैं उनके अधिवक्ता जो हैं मुन्ना सिंह हैं, उन्होंने रवि कुमार उर्फ रामू, लवकुश और रवि, इनकी तरफ से जो है 1.5 करोड़ रुपए का नोटिस राहुल गांधी को भेजा है और ये कहा है कि तीनों के लिए 50-50 रुपए की मांग की गई है। और उन्होंने बताया, अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर का वक्तव्य आया है कि तीनों लड़के समाज में बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर बरी किया है। कोर्ट ने इसे रेप केस नहीं माना है, पर राजनीति के तहत एक पोस्ट अपलोड कर इनकी ज़िंदगी में फिर से दाग लगाया जा रहा है। तो ये जो है किया जा रहा है और कल जो है इसको दायर किया गया है शनिवार को और इसकी अगली सुनवाई जो है वो 24 मार्च को होगी। अंशिता, यानी साफ है कि राहुल गांधी को एक और नए मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये मानहानि का मामला है और इसके चलते मतलब साफ है कि राहुल गांधी, जिस तरह से अभी एक और वीडियो आया, वो कुलियों से मिले हैं जाकर, उससे पहले भी वो एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहां पर भी एक महिला ने आगे आकर अपनी तकलीफें उनसे बताई थी, उनके सामने अपना दुख रखा था। यानी जिस तरह से लोग राहुल गांधी से कनेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को ये महसूस हो रहा है कि वो राहुल गांधी से कभी भी जाकर अपनी बात रख सकते हैं, वो उनकी तकलीफों को सुनेंगे। यानी एक कनेक्शन राहुल गांधी जिस तरह से आम जनता के साथ बना रहे हैं, जिस तरह से उनकी जो लोकप्रियता है वो तेजी से उसका ग्राफ जिस तरह से ऊपर बढ़ रहा है और पीएम मोदी का ग्राफ जिस तरह से घट रहा है, उन सब के बीच में राहुल गांधी को अलग अलग केसेस में फंसाकर उनको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में राहुल गांधी को फंसा के रखा जाए ताकि राहुल गांधी जो हैं वो सरकार से सवाल पूछने का काम बंद करके और अदालतों के चक्कर ही लगाते रहें। हालांकि जो एक मामला सावरकर वाला था उसमें तो याचिकाकर्ता उल्टे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने मांग कर दी भाई ठीक है इसको आप समन टाइम में बदलिए और हम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इसमें बहस करेंगे और ऐतिहासिक तथ्य हम पेश करेंगे। और उसमें कह रहे हैं कि जो सत्य की सावरकर जो उसमें थे केस में, उनका कहना है कि भाई ये तो दिशा भटकाने वाली बात है, इतिहास से इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वो इतिहास के आधार पर तो आरोप लगा रहे हैं, तो इतिहास के आधार पर ही जो है वो बात की जाएगी। तो यहाँ लगता यही है कि इस तरीके से एक कोशिश की जा रही है ताकि राहुल गांधी जो है वो इसी चक्करों में फंसे रहें। अंशिता, और इधर राहुल गांधी का जैसा बताया कि कल जो है कुलियों से जाकर मिले वो, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई थी उसके बाद वहाँ कुलियों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, तो राहुल गांधी वहाँ मिले और कुलियों ने भी जो बात की है, हम अपनी टीम से कहेंगे कि वो दिखवा भी सकते हैं कि राहुल गांधी कुलियों से कैसे मिले और कुली इस बारे में क्या कहना है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी कुलियों से मिले और क्या बातचीत हुई इस पर भी अभी हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अमलेंदु जी, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी मिलते रहे हैं, मुलाकातें करते रहे हैं। दिल्ली में जब दिवाली से पहले वो दिए बनाने वालों से मिलने पहुंचे थे, कभी नाई से मिलने पहुंच जाते हैं, या जब आपको याद होगा कि वो सुल्तानपुर गए थे तब वो लौटते में एक मोची से रामचेत से मिले थे और रामचेत फिर दिल्ली आए, उनके लिए जूता बनाकर लेके आए, फिर प्रियंका और सोनिया सबसे उनकी मुलाकात हुई। इसी तरीके से वो जो सब्जी वाले थे, क्या नाम आ रहा है, राम, वो भी राम से ही कुछ थे, तो उनसे मिले और उनको अपने घर पे बुलाया, फिर खाना खिलाया। किसानों से आकर हरियाणा में मिले थे, उन महिलाओं को फिर बुलाया, हरियाणा की महिलाओं को, किसान महिलाएं होती हैं, उनमें से एक का आँख का ऑपरेशन भी कराया और राहुल गांधी ने खुद नहीं कहा कि मैंने ऑपरेशन कराया, उन महिला ने बताया कि राहुल गांधी ने उनका ऑपरेशन करवाया। तो ये राहुल गांधी इस तरीके से करते थे। इसका मकसद अंशतः क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि साहब एक मोची से मिल ली तो उसकी ज़िंदगी बदल गई, या 10 कुलियों से मिल गए तो सारे कुलियों की ज़िंदगी बदल गई। मकसद इसका ये है कि जो समस्याएं रामचेत झेल रहे हैं या जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुली झेल रहे हैं, यही समस्याएं सारे कुलियों की देश भर में हैं।
यही रामचेत की जो समस्या है, ये सारे मोचियों की समस्याएं हैं। या जो विश्वकर्मा जी से वो मिले थे वहाँ दिल्ली में जाकर, तो वो सारी विश्वकर्माओं की समस्याएं पूरे देश में। तो यानी जो समाज के अंदर जो काम करने वाला तबका है उसकी समस्याएं क्या हैं, उन पर किस तरीके से बातचीत की जाए और उनकी समस्याएं क्या हैं उनको किस तरीके से हल किया जाए। और ये आपको याद होगा अंशिता कि राहुल गांधी जब जयपुर गए थे, जब अशोक गहलोत की सरकार थी, तब वहाँ वो गिग वर्कर से मिले थे। बेंगलोर में गिग वर्कर की स्कूटी पर वो गए थे। और उसके बाद फिर राजस्थान की और कर्नाटक की सरकारों ने गिग वर्कर्स के लिए वो पॉलिसी लेकर आए। और जब ट्रक ड्राइवर्स के साथ चले थे यहाँ भी और अमेरिका में भी गए थे। उसके बाद जब राहुल गांधी वो सब वीडियो जारी किए थे, तो आपको याद होगा कि वो नितिन गडकरी जो हैं केंद्रीय सड़क मंत्री, उन्होंने का आदेश आया कि 2025 के आखिर तक सारे जो है केबिन जो है वो AC किए जाएंगे, या ये आदेश आया। और नए जो आएंगे वो AC केबिन वाले ही आएंगे। तो यानी राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद के लिए ही सोच रहे हैं, इस सरकार पर भी दबाव पड़ रहा है कि वो कल्याण के लिए काम करे। ये चीजें देखने में अंशतः आ रही हैं। यानी सरकार पर जिस तरह से राहुल गांधी के एक्टिव होने से दबाव बना है, उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी को अलग अलग मामलों में फंसाकर कहीं ना कहीं उन्हें काम ना करने दिया जाए, ये एक साजिश रची जा रही है। लेकिन उससे पहले हम राहुल गांधी का वो वीडियो देख लेते हैं, या जहां वो जाकर कुलियों से मिले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई, कैसे कुलियों ने उनकी परेशानियों को, अपनी परेशानियों को राहुल गांधी को बताया और राहुल गांधी ने उस पर क्या आश्वासन दिया। पहले वो वीडियो देखते हैं। और कितनी देर तक रहे? कम से कम करीबन 40 मिनट रहे सर। अच्छा। हाँ जी। तो क्या बातचीत हुई? जो हमारी सारी समस्याएं उनको बता दिया। क्या मानते राहुल गांधी आप लोगों से मिले, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या बात हुई सर? सारी बात हुई, जो भी हमारे गुरब्बे की मांग थी, मेडिकल वगैरह की सारी चीजों की मांग थी, वो सारी समस्या का मुक्ति। तो अभी हम सुन रहे थे उन कुलियों को जिनसे राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। उन्होंने बताया कि जैसे कि पूछा गया, उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि कैसा लगा, क्या कुछ बातचीत हुई, उन्होंने कहा अच्छा लगा। काफ़ी देर बातचीत हुई, उन्होंने हमारी परेशानियों को सुना, दिक्कतों को सुना। तो यही प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं, यही राहुल गांधी जो आम जनता से जाकर खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी दिक्कतों को सुन रहे हैं, वही कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, वो सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है अंशिता। और ये साफ तौर पे समझा जाए कि जो राहुल गांधी जिस तरीके से मिले हैं और बातचीत कर रहे हैं, अब लोग तो भूल चुके थे कि दिल्ली में भगदड़, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई भगदड़ हुई और उस भगदड़ में कुलियों का क्या योगदान है, ये जो है ये किसी ने कोई बातचीत इस पर नहीं की। लेकिन राहुल गांधी ने, देखिए इन खबरों के बीच राहुल गांधी ने किस तरीके से ये खबर निकाली कि कुलियों ने किस तरीके से उसमें काम किया, कुलियों की क्या समस्याएं। तो राहुल गांधी जाकर कुलियों से मिले और उनसे पूछा भी कि आपने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया आपने इस दौरान, तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये लेकर राहुल गांधी ने बात की अंशिता। बिल्कुल, हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि राहुल गांधी और आम जनता के बीच एक कनेक्ट बन रहा है और इसी बीच में अभी एक नया मामला आ जाता है कि उन पर मानहानि का नया मामला लग गया है। इस मामले पर राहुल गांधी की तरफ से या राहुल गांधी की टीम की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है? अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को नए अलग अलग मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं और इलेक्शन कमीशन वाला जो मामला चल रहा है उस पर अब वापस आते हैं अमलेंदु जी, क्योंकि वो आज की बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर और जिस तरह से आरोपों को खारिज करता रहा है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, आपको याद होगा जब दिल्ली चुनाव के घोषणा करने के लिए इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था, तो ये बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात थी कि वो पूरे समय अपनी सफाई देते रहे थे। राजीव कुमार उस वक्त चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, और वो सिर्फ और सिर्फ सफाई देने में लगे थे, जबकि दिल्ली चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं उस पर उन्होंने बहुत ही कम समय दिया था। पूरे समय वो शायरियां करते रहे थे, वो महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा चुनाव को लेकर अपनी सफाई देते रहे थे। उसके समय पर ट्विटर हैंडल पर एक हैशटैग भी चल पड़ा था कि शायरियां बैन करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जितना शायरियाँ बैन करनी चाहिए। हालांकि अब वो नए ज्ञानेश कुमार जी आ गए हैं तो वो शायरी वायरी शायद नहीं पढ़ते हैं, और अच्छी बात है नहीं पढ़ते हैं तो ठीक से काम करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। शायरी पढ़ने में समय भी बर्बाद होता है और काम से ध्यान भी हटता है। तो खैर वो अलग मसला है, राजीव कुमार जी शायरी करते हैं या क्या करते हैं वो राजीव कुमार जी जाने, उनका काम जाने। लेकिन जो आरोप थे अंशिता, उन्होंने सारे आरोपों को हवा में उड़ा दिया था और कहा था कि चूंकि आरोप लगे हैं तो दस्तूर भी है जवाब देना, तो हम जवाब दे रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन उस राजीव कुमार जी ने ये बात क्यों नहीं कही जो आज चुनाव आयोग कह रहा है कि हाँ एक ही एपिक नंबर कई लोगों को दिया गया है? ये बात राजीव कुमार जी ने क्यों नहीं बताई उस बैठक में जो चुनाव आयोग आज स्वीकार कर रहा है?
चीज़ तो पहले भी रही होगी ना, आरोप तो पहले भी लग रहे थे, लेकिन जब ममता बनर्जी खुलकर कहती हैं कि हमने वो पहचान कर ली है कि एक ही एपिक नंबर जो है वो कई लोगों को दिया जा रहा है और यहाँ के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और उस एपिक नंबर पे महाराष्ट्र और हरियाणा के लोगों के नाम डाले जा रहे हैं, जब ये आरोप लगे तो आप बता रहे हैं कि साहब वो एक ही एपिक नंबर 2 लोगों को इशू हो सकता है, कई लोगों को भी इशू हो सकता है, और जो प्लेटफॉर्म है उसकी गड़बड़ी की वजह से हुआ है। तो आप प्लेटफॉर्म की गड़बड़ी बता रहे हैं, तो अगर प्लेटफॉर्म की गड़बड़ी की वजह से हुआ है तो आप तो बता रहे थे आपका सब कुछ मामला फुल प्रूफ है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती, तो ये गड़बड़ी कैसे हो गई? तो अगर इसमें प्लेटफॉर्म की हो सकती है तो ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी क्यों नहीं हो सकती है? मतदाता सूचियों में गड़बड़ी आ रही, तो बहुत सारे आरोप जो हैं वो चुनाव आयोग पर जो लग रहे हैं, एक तरह से कहा जाए कि चुनाव आयोग उन आरोपों को अब स्वीकार करता हुआ अंशतः नजर आ रहा है। यानी चुनाव आयोग पूरी तरह से बैकफुट पर है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि चुनाव आयोग जब भी घिरता है, केंद्र सरकार आगे आकर किसी तरह से उसे बचाने की कोशिश करती है। ये देखा गया जब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सौंपी जाएं याचिकाकर्ता को, तो उन्होंने आगे आकर केंद्र सरकार ने उस कानून में ही संशोधन कर दिया और ये कह दिया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है, ये कहीं ना कहीं इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, नहीं तो ये निजता और सुरक्षा इस पर सब पर हमला हो जाएगा। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं, और ये अभी से नहीं बहुत पहले से लगाए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये वोटर लिस्ट वाले मामले की शुरुआत की थी, मुझे जहां तक याद है, और उन्होंने ही कहा था कि 10,000 लोग निकाले जाते हैं, 20,000 नए लोग जोड़ दिए जाते हैं, नहीं तो बीजेपी तो अपने बलबूते एक उपचुनाव तक नहीं जीत सकती। ये बड़ी बात कही गई थी खड़गे की तरफ से, और वो बयान लगातार दूसरे विपक्षी नेताओं की तरफ से भी उठाया गया, और खासकर दिल्ली चुनाव के नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले संजय राउत ने जिस बात का खुलासा किया था, वही बात ममता बनर्जी ने उठाई, और ममता बनर्जी ने जिस तरह से उस मुद्दे को उठाया, वो ही बात अब चुनाव आयोग मानने पर मंजूर हो गया है। और अब राहुल गांधी को हम एक बार सुन लेते हैं कि क्या कुछ जब वो मुलाकात करने पहुंचे तो कैसा रहा माहौल, क्या कुछ कहा लोगों ने। पहले उसे सुनते हैं, उस पर फिर आगे चर्चा करेंगे। ऐसे कुली मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, अभी हादसे के अंदर इन कुलियों ने सर जी जान से मेहनत करी सर, और हजारों लोगों की भीड़, उसमें से जो लोग मर गए उनको सर ये ऐसे निकाल के ला रहे हैं जैसे अपने माता पिता की तरह। लेकिन हमने ऐसी भीड़ करना कभी देखे नहीं, बस भीड़ हो गई, भीड़ पे काम पकड़ मच गई है। काम धंधे को छोड़ो और लोगों की हेल्प जितनी हो सके करो। एक तरह से हमने इंसानियत के नाते बहुत हमको जितना बन सका उतना किया। खाने को भी पैसे नहीं हो रहे, 100-200 रुपए नहीं। मैं आपसे दिल से बता रहा हूँ कि बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आप, और मैं आपके मंत्री को लिखता हूँ, थोड़ा आपका जो पेंशन का है और लगी है तो दोबारा में लिखता हूँ, करते हैं, ठीक है। तो अभी जिस वीडियो का लगातार हम चर्चा कर रहे थे अमलेंदु जी, अब हमने दिखाई है, और उसमें देखा जा सकता है कि राहुल गांधी कितने आत्मीयता के साथ लोगों से मिले हैं और उनकी तकलीफें देख रहे हैं। और लोग जब उनसे मिल रहे हैं राहुल गांधी से, तो लोगों के चेहरे पर भी एक सुकून है, एक कॉन्फिडेंस है कि कोई व्यक्ति आया है और वो हमसे हमारी बात सुन रहा है, और वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। और ये राहुल गांधी से मुलाकात के समय उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि अगर ये यहाँ से मिलकर गए हैं तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हवाई एक वीडियो बनाने के लिए मिलने आ गए हैं। ये साफ है कि राहुल गांधी संसद में जब जाएंगे तो इन सभी मुद्दों को उठाएंगे, और ये लगातार देखा गया है। आपको याद भी होगा, उन्होंने तो पत्रकारों को जो परेशानियां उठानी पड़ती उनका भी जिक्र कर दिया था, आपको याद होगा, और उस वक्त उनको टोका गया था कि नोट बेचारे, आपको याद है वो? हाँ बिल्कुल याद है, नोट बेचारे कहा गया था, नोट बेचारे, तो ये आया था, बेचारे पत्रकार कहा था, बेचारे पत्रकार कहा था, फिर कहा था नोट बेचारे, तो वहाँ संसद में वाकया था ये अंशिता। और तो समाज के सब वर्गों से राहुल गांधी मिलते हैं, समाज की सब वर्गों की समस्याओं को सुनते हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान भी दिलाते हैं, और कह भी रहे हैं कुलियों से कि हम आपके मंत्री को इसको लेकर लिखते हैं। अब देखना ये है कि जो मंत्री हैं वो तो रेल मंत्री बताए जाते हैं, कांग्रेस उनको बार बार रेल मंत्री कहती है, तो राहुल गांधी की चिट्ठी का जो है रेल मंत्री जो है वो कोई जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, और जवाब देते हैं तो क्या जवाब देते हैं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इधर अंशिता, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होता चला जा रहा है, और आरोप भी लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो त्रिभाषा फार्मूले के जरिए दक्षिणी राज्यों पर हमला कर रही है, उनकी संस्कृति पर हमला कर रही है, दूसरी तरफ डीलिमिटेशन के जरिए दक्षिण का जो है वो कम करने की कोशिशें की जा रही है, प्रतिनिधित्व तो कम करने की दक्षिण का कोशिशें की जा रही है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो अब ये जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं अंशिता, इसमें MK स्टालिन जो वो बैठक बुला रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं डिलिमिटेशन के खिलाफ। अब डिलिमिटेशन के खिलाफ
जो है DK शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका समर्थन MK स्टालिन को मिला है और उन्होंने भी कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की इस नीति का हम विरोध करेंगे कि डिलिमिटेशन जो है वो हमारा अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है और दक्षिण भारत की सीटें कम करने की कोशिश की जा रही है। आरोप भी लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस डिलिमिटेशन के जरिए दक्षिण भारत का जो है वो कम करना चाहती है, सीटें इधर बढ़ाना चाहती है ताकि इधर से कुछ हेराफेरी करके जो आरोप लगते रहते हैं वो लगातार सरकार में बनी रहे। और दक्षिण में वैसे भी बीजेपी का जो आधार है वो उतना मजबूत नहीं है। हाँ, दक्षिण में आधार मजबूत नहीं है, लेकिन हालांकि प्रयास काफ़ी किए जाते हैं दक्षिण में आधार मजबूत करने के। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह लगातार जाकर बातें करते रहते हैं, हिंदी को लेकर बातें करते रहते हैं, त्रिभाषा फार्मूले को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उस पर लगातार दक्षिण की तरफ से गुस्सा है। नीट PG की परीक्षाओं को लेकर दक्षिण में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से अब, और उसमें डिलिमिटेशन का मुद्दा जो है ये दक्षिण भारत को उत्तर भारत से काटने का एक तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की बांटो और राज करो की जो नीति है उसका एक अगला हिस्सा समझा जा रहा है और इसके खिलाफ दक्षिण भारत जो है वो एकजुट हो रहा है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये जो भाषा का मुद्दा आपने जो उठाया ये लगातार, ये कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। और जिस तरह से बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देकर कहीं ना कहीं वो दक्षिण में खुद को मजबूत करना चाह रही है, और सिर्फ हिंदी भाषा के जरिए से नहीं, जिस तरह से आंध्र प्रदेश में अब वो अपने आप को मजबूत कर रही है, कर्नाटक में मजबूत करने की कोशिश की ही गई है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि बीजेपी का फोकस अब दक्षिण पर है, और अगर दक्षिण में बीजेपी उस तरह से मजबूत नहीं हो पाती है जिस तरह से इधर है, तो फिर वो परिसीमन के जरिए से खुद को मजबूत करने की कोशिश करिए। इसका छोटा उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं हम अमलेंदु जी की जब जम्मू कश्मीर के परिसीमन की बात आई थी तो सीट्स कश्मीर के बजाय जम्मू में बढ़ाई गई थी, क्योंकि जम्मू में हिंदी भाषी और हिंदू वहां पर ज्यादा है। इसलिए बिल्कुल अंशिता, और ऐसे किया गया, 5 सीटें बढ़ाई गई जम्मू में और 1 सीट बढ़ाई गई घाटी में, और उसका फ़ायदा जम्मू में तो मिला भारतीय जनता पार्टी को, और लेकिन वो कश्मीर में चूंकि ज़्यादा आ गया मामला तो वहाँ सरकार नहीं बन पाई, वरना तैयारी पूरी थी कि इस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार बन जाएगी, वो तैयारियाँ एक तरीके से पूरी थी। तो इस डिलिमिटेशन के जरिए जो खेल किया उसने जम्मू कश्मीर में, आरोप भी लग रहे हैं कि उसी तरीके के खेल दक्षिण भारत में करना चाहती है ताकि दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी उत्तर में अपना स्थिति ठीक करके यहाँ पे ले आए। अब हालांकि उत्तर में भी उसकी स्थिति ठीक रहती कि नहीं रहती है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये प्रयास मतलब किए जा रहे हैं। तो हर मोर्चे पर एक तरीके से देखा जाए बीजेपी पूरे प्रयास कर रही है कि सरकार में वो बनी रहे किसी तरीके से, और ये इनके प्रकार है, मतलब सत्ता ही उसका असली ध्येय है, सत्ता से बढ़कर उसको कुछ नहीं है, ये बात वो साबित कर रही है। यानी लगातार वैसे भी कहा जाता है, विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगते हैं और देखने को भी मिलता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। एक राज्य के चुनाव खत्म नहीं होते हैं कि उसका फोकस दूसरे पे हो जाता है। इसका ताजा तरीन उदाहरण अभी दिल्ली चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद जब पीएम मोदी मुख्यालय से संबोधित कर रहे थे आम जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, तब उनका फोकस बिहार पर था और उनके बयान से ये बात साफ जाहिर हो गई थी। जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी यानी आरजेडी और कांग्रेस के बीच फूट डालने की जो कोशिश की थी, उससे साफ था कि उनका इशारा पूरी तरह बिहार पर है और बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल पर भी है और पश्चिम बंगाल के साथ साथ दूसरे तमाम राज्यों पर भी बीजेपी अभी से ही फोकस में लग गई है। और ये बात बताती है कि बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए, सिर्फ कुर्सी चाहिए। ये आरोप जो विपक्ष की तरफ से लगते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। अब उसके लिए चाहे उसको परिसीमन का सहारा लेना पड़े, चाहे उसे चुनाव आयोग का सहारा लेना पड़े, लेकिन बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए, ये बात यहां पर जाहिर होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमलेंदु जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनका ये कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।